हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इजी पीजी मैथमेटिक्स, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सर्वर क्लासेस। जहां मैं अजीम सर्वर आपको क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं प्योरली बोर्ड के पर्पज़ से। वो बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड में हैं वो अपने कंप्लीट बोर्ड की प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इस पे पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा आपको 12th क्लास का, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ इसमें एनसीईआरटी को ही एक बेहतर तरीके से यानी कि कंसेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कराया जाएगा। तो हर एक बच्चा अपने बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे आराम से कर सकता है। और इसके लिए आपको सर्वर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे इजी पीजी प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो हम लोग जो है कि मैट्रिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, और इससे पहले 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये मैट्रिक्स का 7वां लेक्चर है, और 6th लेक्चर जो कि लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स जो लास्ट टॉपिक था, और वहाँ तक के 3.4 तक की पूरी एक्सरसाइज करा दी गई थी। उसके सारे लेक्चर्स यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, 1 to 6 तक का लिंक दिया हुआ है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज, और उसके क्वेश्चंस जस्ट अब हम लोगों को डिस्कस करना है कि क्वेश्चंस उसको कैसे किया जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद करिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की वैल्यू के बेसिस पे हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि अगर कोई मैट्रिक्स एक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर ही आता है तो इसका मतलब कि एक्स आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और जबकि एक्स का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स एक्स अगर आता है तो इसका मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो जो भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का क्लासिफिकेशन था वो ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ रही है उसके बेसिस पे ही किया गया था। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, यानी कि इतनी बातें आपको एक तरीके से गिवन है। सिमेट्रिक कह रहा है तो इसका मतलब इनके ट्रांसपोज इसके बराबर होगा, ये बात हमें गिवन है। अब कह रहा है कि ये मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने का तरीका क्या है? तो वो तरीका यहाँ पे कंसेप्ट तो लिखा हुआ है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना चाहते हैं तो जस्ट ये शो कर दीजिए कि उसकी ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का माइनस टाइम्स है। मतलब ये नहीं कि अब हम एलिमेंट कंसीडर करें, देन उसके बाद दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर डिफरेंस, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। सीधे से कंसेप्ट ये है कि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसका माइनस टाइम्स कर दीजिए, साबित हो जाएगा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इसके ट्रांसपोज निकालना होगा। ठीक है, अब ट्रांसपोज कैसे निकालें? तो एक कंसेप्ट ये भी बताया गया था कि दो मैट्रिक्स कोई अगर दिया हुआ है तो उसके सम का अगर ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो एक की ट्रांसपोज और प्लस दूसरे का ट्रांसपोज। इसी तरह डिफरेंस का ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ऐसे ही पूरा ये एक मैट्रिक्स है, ये पूरा एक मैट्रिक्स है, दो के डिफरेंस का ट्रांसपोज है तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये स्टेप आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए भी रूल बताया गया था कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज करेंगे तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है, यानी कि सीक्वेंस उल्टा चलता है। तो इसी तरह से ये बन जाएगा कितना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस सिमिलरली ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। नाउ बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के बराबर दिया हुआ है, ये पुट कर दिया, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ये रख दिया, अगेन ए ट्रांसपोज की जगह पे ए और बी ट्रांसपोज की जगह बी, क्योंकि ये सिमेट्रिक था तो ये चीज़ें गिवन थी, वही हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए, तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे थे और यहाँ रिजल्ट से कंपेयर करिए, देखिए क्या इसके बराबर है या माइनस टाइम्स है। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो मैट्रिक्स यहाँ पॉजिटिव में था वो माइनस में आ गया है और नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव में आ गया है। इसका मतलब क्या, अगर इसमें से माइनस बाहर निकाल लें तो ये ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। मीन्स जिसका ट्रांसपोज किया
माइनस टाइम्स दैट मैट्रिक्स यहाँ पे निकल के आ गया। तो अगर ट्रांसपोज माइनस टाइम्स दैट मैट्रिक्स आता है, वो क्या शो करता है कि ये मैट्रिक्स यानी कि ए बी माइनस बी ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही बात हमें प्रूफ करनी थी। यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई कि हाँ ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कि जैसे बताया गया कि ये ऐसा ना करें कि मैट्रिक्स एज्यूम करें, फिर लंबे कैलकुलेशंस पे जाएं कि उनका मल्टीप्लाई करें, डिफरेंस करें, फिर कह दें कि भाई लो देख लो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। जो प्रॉपर कंसेप्ट है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूफ किया जाए, इस तरीके से आपने आसान तरीके से ये आपने इसका सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि शो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिया है कह रहा है कि ये सिमेट्रिक होगा कि अगर ए सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि गिवन मैट्रिक्स एक्सप्रेशन सिमेट्रिक तब होगा कि जब ए सिमेट्रिक हो, और स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि जब ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो फिर से बात वही कि भाई इसके सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है, वो डिसाइड होगा कि इसका हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करें। तो इस पूरे का ट्रांसपोज निकालें। अब इसका ट्रांसपोज कैसे निकालें, तो ये बात भी बताया था कि ए बी सी के मल्टीप्लाई का अगर ट्रांसपोज है तो ये बन जाता है सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी कि सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। तो इसी तरीके से ये बनेगा इस बी का ट्रांसपोज इंटू फिर ए का ट्रांसपोज इंटू बी डैश का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये तो हो गया बी ट्रांसपोज, यहां पे ए ट्रांसपोज, और बी डैश का ट्रांसपोज पता है कि बी ही बनता है क्लियर। अब आगे रिजल्ट क्या आने वाला है, तो अब हम यानी कि रिजल्ट जो आएगा उसको इससे कंपेयर करने जा रहे हैं। तो बी ट्रांसपोज मैच कर ही रहा है, बी मैच कर ही रहा है, रिजल्ट डिसाइड होगा कि ए से इसका क्या रिलेशन है, कि यानी कि बी डैश मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। अब यहां पे ए है और यहां ए डैश है, तो अब जो रिजल्ट है उसको हमें अगर उससे कंपेयर करना है तो ए डैश को ए में कन्वर्ट करने की बात करें। तो केस वन, भाई ए डैश को ए में कन्वर्ट करने की बात करें कि ए से क्या रिलेशन होगा, तो केस वन हम ये कहेंगे कि अगर ए सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश जो होगा वो ए के बराबर होगा। और देन अब हमारा जो रिजल्ट है ये रिजल्ट कितना आएगा, तो बी डैश इंटू ए इंटू बी के बराबर। अब देखिए तो इस पूरे का जो हमने ट्रांसपोज किया है वो इसी के बराबर आया। इसका मतलब कि इस केस में हम कहेंगे कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, यानी कि कब के जब ए सिमेट्रिक है तो फिर हमारा ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये भी आपका सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब अगर कहें कि भाई केस टू कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तब क्या रिजल्ट होगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या रिजल्ट होगा, तो उस केस में हमने पढ़ा कि ए डैश जो होता है वो माइनस ए होता है। इसका मतलब कि अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो बी डैश यहाँ पे माइनस ए आ गया इंटू बी आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का बी डैश इंटू ए बी लिख सकते हैं। अब इस वक्त कंपेयर करें तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आया वो माइनस टाइम्स इसका आ गया, यानी कि जिस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक चल रहा था तब बी डैश ए बी का रिजल्ट क्या हुआ, तो वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक निकल के आ गया। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिया था वो जिस वक्त ए सिमेट्रिक होगा तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से दोनों केसेस हमने प्रूफ कर दिया है। यहां तक ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 यानी कि वही मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी नोट कर लीजिए,
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन एक अलग से बात बता दूं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए इस तरह से है कि उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आई आ जाए, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, याद कर लीजिएगा। तो एक तरीके से ये जो लाइन दे रखा है इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये प्रूव करिए कि ये ऑर्थोगोनल है। हालांकि नाम से कोई बहुत मतलब नहीं है, यहाँ पे सवाल में तो हमें सीधे ए डैश इंटू ए आई दिखा देना है। आगे एक्स्ट्रा बात बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से है कि उससे उसके ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाए तो उस मैट्रिक्स का नाम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे, खासतौर पे कंपटीशन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल जब मैट्रिक्स होता है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज नंबर 1 तो ये होती है कि उस मैट्रिक्स का अगर इनवर्स पूछा जाए, ये सारी बातें मैं बता रहा हूं कि कंपटीशन में काम आएगी, कि अगर उस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा जाए तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर ही हो जाता है। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और देन उसका इनवर्स पूछा जाए तो आप सीधे से उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके ये आंसर दे दीजिएगा कि भाई कि इनवर्स हम नहीं जा रहे हैं कैलकुलेट करने, ट्रांसपोज निकाल दिया वही इनवर्स हो जाएगा। वजह क्या है? तो इनवर्स की डेफिनेशन को रिकॉल करिए। कहा गया था कि ए से किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर आई आ जाए तो वही ए का इनवर्स। तो ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करने से अगर आई दे रहा है इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज ही ए का इनवर्स है। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है उसके मॉड की वैल्यू +1 या -1 होता है, यानी कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आइदर 1 आएगा या -1 आएगा। तो ये एडिशनल बातें जो कि इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो कंपटीशन में। फिलहाल अगर हम इस सवाल पे बात करें तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ इफ दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो हम कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करने का कह रहा है, तो A डैश इंटू ए आई बनना चाहिए। ठीक है, तो A डैश मैट्रिक्स जो होगा वो इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में कहा गया था कि जो कॉलम है या जो रो है उसको कॉलम में बदल देते हैं। तो यहां आ जाएगा 0, यहां 2i, यहां पे z, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा -z, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएगा -y और z। इससे मल्टीप्लाई a का करना है तो a में आ गया 0, 2yz, और यहाँ पे आ जाएगा xy -z, और यहाँ पे x -yz। अब कह रहा है कि इसका मल्टीप्लाई i आना चाहिए। i मैट्रिक्स जो होता है उसमें डायगोनल पे 1 होते हैं एंड अदर एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो 0 होते हैं। तो एक तरीके से हमें यही बताना है कि दिस इंटू दिस इस मैट्रिक्स के बराबर कब होगा। तो याद करिए दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी समझाई गई थी कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं कि जब उनके करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स इक्वल हों। तो हम क्या करें कि इनको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स रिजल्ट बनाएं और देखें कि वो इसके बराबर कब हो रहा है। अब इसके मल्टीप्लाई में सिखाया गया था कि ये वाली लाइन इधर मल्टीप्लाई होती है, तो यहां हो जाएगा 0, यहाँ पे x² फिर x², तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ एलिमेंट 2x² आ जाएगा। फिर इसी लाइन का इधर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे xy, यहाँ -xy मीन्स ये भी 0। फिर इस लाइन का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, माइनस का xz प्लस xz यानी कि 0। फिर जब पहली रो का मल्टीप्लाई हो गया तो अब हम क्या करते हैं कि सेकंड रो उठाते हैं। ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं कि सेकंड रो उठाएंगे और फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, xy -xy मीन्स अगेन 0। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² प्लस y² माइनस y², तो इस तरह से 2y² आ गया। फिर इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2yz माइनस yz, तो 2yz माइनस yz मिलकर फिर 0। जब ये सेकेंड रो का मल्टीप्लाई हो गया तो अब हम सेम पैटर्न पे अब तीसरी रो उठाएंगे। थर्ड रो में क्या होगा भाई कि ये उठाया और फिर इसका मल्टीप्लाई तो ये हो गया 0, माइनस xz प्लस xz मीन्स अगेन 0।
फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 2yz माइनस का yz प्लस का yz, एक मिनट, 2yz माइनस का yz और माइनस का yz, तो इसका मतलब फिर यहाँ 0 आ गया। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, भाई ये पहले फर्स्ट कॉलम से उठा, अब सेकंड कॉलम से हो गया, अब इसी का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम में करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर। सही क्या हूं कि जेड स्क्वायर, नो, ये भी हो रहा है प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 2z स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर यानी कि 3z स्क्वायर आ रहा है। सही है, ये होना चाहिए इक्वल किसके, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के। अब वही पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज ली जाए कि जिससे ये सेटिस्फाई हो। है क्लियर है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड जिससे कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो हम कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर कब होगा कि जब 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 हो, एज वेल एज 2y स्क्वायर की वैल्यू 1 हो, एज वेल एज 3z स्क्वायर की वैल्यू 1 हो। मीन्स x की वैल्यू प्लस या माइनस 1/√2 ले लें, y की वैल्यू प्लस या माइनस 1/√2 ले लें और z की वैल्यू प्लस या माइनस 1/√3 ले लें, तो इस कंडीशन पे हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ये हो गया। तो वही पूछ रहा था कि एक्स वाई जेड बताइए, तो एक्स के अबाउट पता चल गया क्या कि प्लस 1/√2 या माइनस 1/√2, वाई के बारे में पता चल गया प्लस 1/√2 या माइनस 1/√2, जेड के बारे में भी इधर प्लस 1/√3 या माइनस 1/√3। तो इस तरीके से जाकर के ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन पे एक बढ़िया सा अच्छे लेवल का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंस पे या आईआईटी एडवांस के लिए फ्रेम किया जा सकता है। नहीं कर रहा हूं कि एनसीईआरटी हमें छोटे से सवाल पे एक कंसेप्ट सिखा देता है कि भाई क्या हो क्या रहा है, और जब मेंस में जाते हैं या जो क्वेश्चन एडवांस वाले बनाते हैं वो क्या करते हैं कि उसी में थोड़ा सा पूछते हैं कि भाई कि उसी को अब हम अलग तरीके से कैसे पूछ सकें, वो थोड़ा सोच समझ के उसे बनाते हैं। तो इसमें सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था कि आप बताइए कि इस तरह के कितने मैट्रिसेस होंगे, कितने ऐसे मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछा जा सकता है कि कितने होंगे। है क्लियर कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताना है कि कितने इस तरह का हो सकता है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस की बात की जाए तो ये तो आपने पढ़ा है कि भाई कि यहाँ के एलिमेंट्स एक एक करके जितने डिफरेंट आप प्लेस कर सकते हैं उतने डिफरेंट मैट्रिसेस बन सकते हैं। है क्लियर। तो अब हमें वही देखना हो कि नंबर ऑफ वेज कितना होगा कि जिनमें यहाँ के एलिमेंट की एंट्रीज को हम फिल कर सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ वेज से फिल कर सकते हैं उतने डिफरेंट मैट्रिसेस बनेंगे। तो अगर पूछा जाता सवाल के नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस कितने होंगे, ये एक अलग बता दे रहा हूं कि नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस कितने होंगे, ये क्वेश्चन मेंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात है, ये आप देखिए कि ये बताया गया था कि एक मैट्रिक्स में जितने डिफरेंट टाइप के आप एलिमेंट्स प्लेस कर सकते हैं उतने डिफरेंट मैट्रिसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो हम मैट्रिक्स नहीं गिनेंगे, इनमें एलिमेंट को कितने डिफरेंट तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स प्लेस करने की जब बात आएगी तो ये वाले एलिमेंट तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो 0 का 0 ही रहेगा। बेसिकली एक्स के टर्म में जो एलिमेंट है, वाई के टर्म में है, जेड के टर्म में है, उनकी ही तो प्लेसिंग हम कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स की प्लेसिंग दो तरीके से की जा सकती है। क्या कि एक आइदर 1/√3 रख देंगे तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, या -1/√3 रख देंगे तो उस केस में भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब कि एक्स की प्लेसिंग दो तरीके से हो सकती है। जैसे अगर आपने डिसाइड किया 1/√3 तो यहां भी 1/√3, यहां भी 1/√3 रखना होगा। दोनों इंडिपेंडेंटली तो चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर -1/√3 जा रहे हैं तो यहां भी रखना होगा, यहां भी -1/√3 रखना होगा। तो x की वैल्यूज दो तरीके से प्लेस की जा सकती है। देन अब y की बात आए तो y की प्लेसिंग कितने तरीके से किया जा सकता है, तो वो भी दो तरीके से। जब एक बार y डिसाइड करेंगे तो हर y की जगह पे आप चाहें तो 1/√2 रखते जाएंगे, या -1/√2 डिसाइड हुआ तो -1/√2 रखते जाएंगे। फिर देखा जाएगा कि z की प्लेसिंग कितने तरीके से हो सकती है, तो वो भी दो तरीके से। तो आपका जो काम था वो था कि x की प्लेसिंग एंड y की प्लेसिंग एंड z की प्लेसिंग, यानी कि इन तीनों वैल्यूज को असाइन करना, काम के अलग अलग पार्ट चल रहे थे।
तो पार्ट था तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से 8 तरीके से प्लेसिंग की जा सकती है, यानी कि 8 सच मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और इस फॉर्मेट में हो। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि एक तरीके से ऑब्जेक्टिव में इस पे मॉडिफिकेशन के साथ क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं, या इस कंसेप्ट पे बेस्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। भाई यहां पे ये पूरा 0 होगा, ये आपको बताना है कि एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो सीधी बात है कि भाई यहां ये और ये मल्टीप्लाई होकर के 0 आए। तो एक काम करें क्या कि भाई इसको इधर ला करके डिवाइड कर दें और ये वाला इधर डिवाइड कर दें, तो ये वाले मैट्रिक्स का आंसर मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं तो फिर याद कर लीजिए कि ये अभी जो बता रहा था वो स्टेप रॉन्ग है। मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करें कि भाई कि इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है या इसके कोई एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो आप सोचे इधर हटा दें। तो इधर और कैसे कि डिवाइड करके, तो डिवाइड करके हटाने का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो सीधा अप्रोच क्या होगा कि भाई कि इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके और एक मैट्रिक्स बनाएं। अब मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा क्या? थोड़ा ये भी अंदाजा लगा लें। पता है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है 1/3 ऑर्डर का है और ये वाला मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है। तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो हो जाएगा और रिजल्ट दे देगा 1/3 ऑर्डर का। अब 1/3 ऑर्डर वाले से इस मैट्रिक्स को उठा के ला रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स है 3/1 ऑर्डर का। और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। रिजल्ट कितने आएगा? तो 1/1 ऑर्डर का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट 1/1 ऑर्डर का होगा। इससे ये समझ में आ गया कि जब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा जिसमें एक सिंगल एलिमेंट होगा। 1/1 का मतलब कि एक रो एक कॉलम, यानी कि एक ही सिंगल एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट ऑब्वियसली एक्स के टर्म में आएगा और उस एलिमेंट को ही 0 कर दें, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अप्रोच सीधा है कि आप पहले इनको मल्टीप्लाई करिए और एक्स के टर्म में जो एलिमेंट सिंगल आएगा उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, एक्स मिल जाएगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1 to 1 मैट्रिक्स से, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1 to 1 2 0 0 और 0 1 2 का। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं भाई कि ये रो उठाते हैं और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे एलिमेंट जो बनेगा यहाँ पे 1/3 ऑर्डर का बनने वाला है, यानी कि एक रो 3 कॉलम आने वाला है। क्या आएगा? 1 + 4 + 1 यानी कि 6। फिर इसी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 0 + 0। फिर इसी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 2 + 2 4। ये आ गया। अब इससे फर्दर फिर मल्टीप्लाई करना है किसको? 0 to x का मल्टीप्लाई करना है। तो एक रो है एक कॉलम है, मल्टीप्लाई होगा, एलिमेंट कितना हो जाएगा? तो 0 + 4 + 4x, 0 + 4 + 4x। ये आपका एक ऑर्डर का 1/1 का रिजल्ट आ गया। अब कह रहा है कि ये मैट्रिक्स 0 के बराबर होना चाहिए। 0 मैट्रिक्स का मतलब कि एक एलिमेंट जिसका 0 हो। तो ये इसके बराबर कब होगा? कि जब 4 + 4x मैट्रिक्स 0 हो। तो इससे सॉल्व करिए तो x की वैल्यू -1। बस ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया कि x -1 होगा, तब ये मैट्रिक्स की वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो एक आसान सा सवाल था। हाँ, ये है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट था कि ये कि हम प्रोसीड कैसे करें, कैसे चलें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a² - 5a + 7i ये निकालना है। तो a² तो करते हैं फिर a² - 5a + 7i। तो a² आएगा a से a का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का सिखाया गया कि भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे।
ये लाइन उठेगी, इस लाइन के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 1 यानी कि 8। फिर इस लाइन से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 2 5, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो -3 माइनस 2 -5 और -1 प्लस 4 यानी कि 3। अब a स्क्वायर -5a प्लस 7i को हमें सॉल्व करना है। ए स्क्वायर का मैट्रिक्स निकाल चुके हैं कि 8 -5 5 और 3। एक तरीके से ये -5 इंटू ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है और उसको -5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका ए है, और उसी को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पढ़ाया गया था कि हर एलिमेंट -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -15, अगला फिर -5, यहाँ का +5 और -10 प्लस 7i। अगेन आई मैट्रिक्स जो होता है उसके डायगोनल पे 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं, और जब 7 का मल्टीप्लाई होगा तो हर एलिमेंट ही 7 टाइम्स हो जाएगा। तो जो डायगोनल पे 1 1 थे वो हो जाएंगे 7 एंड अदर्स 0 थे तो 7 से मल्टीप्लाई होके यही हो गया। अब इनका सम करना है, तो अब याद करिए मैट्रिक्स के सम के बारे में बताया गया था कि जैसे मैट्रिक्स से जोड़ना चाहते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे। तो 8 -15 प्लस 7 मिल के 0, फिर -5 +5 और 0 मिल के 0, फिर इधर -5 + 5 0 तो 0, और 3 7 10 -10 से 0। तो इस तरीके से आपका नल मैट्रिक्स आ गया, एक 2x2 ऑर्डर का, और कहा गया था कि इसी को एज ए 0 मैट्रिक्स कहते हैं, 0 से ऐसे डिनोट कर दिया गया। तो एक तरीके से ये 5वां क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है कि फाइंड द x सच दैट दिस मैट्रिक्स इंटू दिस इज 0। तो बात वही है कि भाई कि इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई का रिजल्ट x में आएगा, और देन वो नल मैट्रिक्स कब होगा, तो जब उसके सारे एलिमेंट 0 बनने लगे। तो मेरे ख्याल से ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कराया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप इससे पहले के वीडियो में देखिए, तो एग्जैक्ट वही है, तो इसलिए अब इसको सेम करने से कोई फायदा नहीं है, आप इसको खुद से ट्राई करिए। और अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए, तो मैट्रिक्स के एप्लीकेशन बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस जो बताए गए थे इससे पहले भी, तो एक बढ़िया सवाल दिया हुआ है, जिसमें सवाल अगर समझें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ, यानी कि उसके 3 प्रोडक्ट्स हैं, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। यानी कि उसके प्रोडक्ट X का सेल ये दिखा रहा है, और प्रोडक्ट Y के सेल कितना हो रहा है ये दिखा रहा है, और प्रोडक्ट Z का सेल कितना हो रहा है ये दिखा रहा है। तो एक तरीके से मैट्रिक्स का अगर आइडिया है तो ये समझ में आ गया होगा कि कहना ये चाह रहा है कि X प्रोडक्ट के इतने यूनिट्स वो फर्स्ट मार्केट में बेचता है, और X प्रोडक्ट के इतने नंबर ऑफ यूनिट्स वो सेकंड मार्केट में बेचता है। यानी कि अपने प्रोडक्ट को 2 मार्केट में सेल कर रहा है, 1 और 2 में। तो जिसमें फर्स्ट मार्केट में 10,000 यूनिट सेल करता है, और सेकंड मार्केट में 6,000 यूनिट सेल कर रहा है। इसी तरह Y प्रोडक्ट को फर्स्ट मार्केट में 2,000 यूनिट और 20,000 यूनिट, और Z मार्केट को मार्केट 1 में, Z प्रोडक्ट को मार्केट 1 में 18,000 यूनिट और सेकेंड मार्केट में 8,000 यूनिट सेल कर रहा है। अब कह रहा है कि इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2.5, 1.5 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। यानी कि रेवेन्यू कितना होगा। तो आई थिंक ये बेसिक आइडिया है कि भाई रेवेन्यू अगर निकालना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स जो सेल करेगा, और उसके प्राइस पर यूनिट क्या है, पर यूनिट उससे मल्टीप्लाई होगा। भाई सीधी सी बात है, जैसे मैं अगर कहता हूं कि एक पेन सेलिंग प्राइस 2 रुपये है, तो उसको 2000 यूनिट सेल करने पर रेवेन्यू कितना होगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स और पर यूनिट की जो प्राइस है उसके मल्टीप्लाई से ही आएगा। तो यहां भी काम तो वही करना है कि भाई ये कितने यूनिट सेल करता है वो आपका दिया हुआ है, और प्राइसेस दिया हुआ है। तो अगर हमें रेवेन्यू चाहिए
तो रेवेन्यू निकालने का तरीका है कि नंबर ऑफ यूनिट वाली मैट्रिक्स इनटू प्राइस पर यूनिट वाली जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई करें। तो रेवेन्यू आएगा कैसे, तो मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल करेगा इनटू प्राइस मैट्रिक्स, प्राइस पर यूनिट की जो मैट्रिक्स होगी उसका मल्टीप्लाई। अब मैट्रिक्स के नंबर ऑफ यूनिट सेल करेगा, तो यहां पे यही दिया हुआ है। हाँ जी, चूंकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स के ये मैट्रिक्स बनाया गया है। तो उसमें यह है आपका मैट्रिक्स जिसमें 10,000, फिर 2,000, फिर यहाँ पे 18,000 यूनिट सेल करता है, ये मार्केट 1 में, और 6,000 यूनिट, 20,000 यूनिट और 8,000 यूनिट सेल करता है आपका मार्केट 2 में। अब प्राइस की मैट्रिक्स बनानी होगी, तो x की प्राइस है 2 रुपये 50 पैसे यानी कि 2.5, y की जो प्राइस है वो 1.5 है और z की जो प्राइस है वो 1 रुपीज़ है। अब इनके मल्टीप्लाई से जो रिजल्ट आएगा, ये फर्स्ट मार्केट का था, ये सेकेंड मार्केट का था। अब इनके मल्टीप्लाई से जो रिजल्ट आएगा वो हमारे रेवेन्यू का मैट्रिक्स होगा। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो अब तक तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सिखाया जा रहा था कि भाई मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे कि ये वाली लाइन उठा करके इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 25,000, फिर 2,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3,000 देगा जो कि इसमें ऐड होगा, फिर 18,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब जब पहली रो का मल्टीप्लाई हो गया तो अब आप सेकेंड रो उठाइए, रो नंबर 2 ये, और इससे मल्टीप्लाई फिर इसका करिए। तो 6,000 इंटू 2.5 तो इस तरीके से हो गया 15,000, प्लस 20,000 इंटू 1.5 तो इस तरफ से 30,000, और 8,000 इंटू 1 तो 8,000। अब फाइनली टोटल क्या आया, तो 25 और 3 28 और 18 46,000, 15 30 45 और 8 53,000, जिसमें पहली रो मार्केट 1 का चल रहा है और सेकंड रो मार्केट 2 का चल रहा है। इसका मतलब कि रेवेन्यू की जो मैट्रिक्स था वो यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल कर रहा है उसके, और प्राइस पर यूनिट के मल्टीप्लाई से ये हमारा आ गया कि ये आपका सेल जो उसने किया फर्स्ट मार्केट में 46,000 और सेकंड मार्केट में 53,000, ये आपका निकल के आ गया है। ये क्लियर है? अब तो ये तो हमारा पहले का आंसर हो गया, यानी कि पार्ट ए का, जिसमें रेवेन्यू पूछा गया था। रेवेन्यू के बारे में ये हमने बना दिया और फाइनल रिजल्ट को यहाँ पे लिस्ट कर दिया। अब आगे कह रहा है, क्या कह रहा है आगे, कि इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ above 3 commodities आर 2, 1 and 50 पैसे, यानी कि उसके परचेजिंग कॉस्ट दे रखा है कि इसके परचेजिंग कॉस्ट क्या है, तो परचेजिंग कॉस्ट x के लिए दे रखा है 2 रुपये, यानी कि वो सेल कर रहा था 2.5 में लेकिन खरीदा कितना में, तो 2 में। इसी तरह y की परचेजिंग कॉस्ट 1 रुपीज़ है एंड z की परचेजिंग कॉस्ट 50 पैसे है। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे होगा, तो प्रॉफिट की बात करें तो बी पार्ट हमें पता है कि भाई प्रॉफिट अगर चाहिए तो प्रॉफिट के लिए क्या होगा कि सेलिंग प्राइस और माइनस बाइंग प्राइस के कितने में सेल किया और उनमें से बाई के टाइम पे कितना गया था, उनके डिफरेंस से ही आएगा। तो एक तरीके से अब हमें बाइंग प्राइस का अब मैट्रिक्स निकालना है। तो बाइंग प्राइस का मैट्रिक्स क्या है, तो इसमें कुछ नए सिरे से पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें हम कि भाई अब जो है
अगेन बाइंग के लिए भी तो वही होगा कि यूनिट्स जो परचेज कर रहा है और पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है उनके मल्टीप्लाई से आएगा। तो उसको अब जा रहे हैं बनाने अब बाइंग प्राइस की मैट्रिक्स। हाँ जी, देखिए तो एक मिनट। बाइंग प्राइस एक का 2 रुपये है, इसका पर यूनिट 1 रुपये है और इसका 0.5 पैसे है। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बाइंग प्राइस की मैट्रिक्स आ जाएगी। अगेन मल्टीप्लाई के लिए क्या तरीका बताया गया भाई, देखिए कि ये वाली लाइन का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, तो इस तरह से आ गया 31,000। 20 प्लस 2 प्लस 9 तो 31,000 यहाँ पे आ गया। और अब ये वाली लाइन का उठ के इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 12,000 प्लस 20,000, तो कितना हो गया 32,000 प्लस 4,000, तो इस तरह से 36,000 आ गया है। सही है। तो बाइंग प्राइस की मैट्रिक्स जो हो गई वो आपकी ये आ गई, या आपका सेकंड आ गया कि बाइंग प्राइस की मैट्रिक्स। अब कर रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो होगा वो होगा आपका मैट्रिक्स ऑफ सेलिंग प्राइस और माइनस मैट्रिक्स ऑफ बाइंग प्राइस है। सही है। सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स यहां पे निकल चुका है इक्वेशन नंबर 1 में 46,000 और यह है 53,000। उससे माइनस किया जाएगा मैट्रिक्स ऑफ बाइंग प्राइस, जिसमें क्या दिया गया है बाइंग प्राइस में, ये आपका सेकंड इक्वेशन है जो कि ये आपका 31,000 और ये आपका 36,000 का है। डिफरेंस करेंगे तो इधर आ जाएगा 15,000 और यह आ जाएगा 36, तो 14 3 17,000। तो ये आपके उसके प्रॉफिट का आ गया कि उसने मार्केट 1 में जो प्रॉफिट अर्न किया 15,000 और मार्केट 2 में जो प्रॉफिट अर्न किया है वो आपका 17,000 है। यहां तक भी सही है। तो एक तरह से मैट्रिक्स के एप्लीकेशन बेस्ड जो इस तरह के कई सारे मल्टीपल डेटा हों और देन उन पे कैलकुलेशंस करना हो तो यहाँ पे मैट्रिक्स काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसी के जो अलजेब्रा वगैरह यूज़ किया गया था उन सब के यूज़ करते हुए हमने ये निकाल दिया इंडिविजुअल कि हर एक मार्केट में उसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना उसे रेवेन्यू जनरेट हुआ, बाइंग पे के टाइम पे कितना उसे पे करना पड़ा, ये सारी चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट हो गई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट x इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। तो x इंटू 1 4 2 5 3 6 कह रहा है कि इधर मैट्रिक्स है -7 -8 -9, यहाँ पे 2 4 6 ये दे रखा है। अब इसमें मैट्रिक्स x निकालना है। तो एक मिनट, इस तरह का इस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी क्वेश्चन आता है क्या कि जैसे मान लिया कि एक मैट्रिक्स x दिया है और इधर के मैट्रिक्स अगर ये स्क्वायर होता तो हम क्या करते कि इसको b मान लेते और इसको c मान लेते, तो एक तरीके से x इंटू बी बराबर c, ठीक है, जिसमें हमें c नोन है और b नोन है और x मैट्रिक्स पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा हूँ इधर साइड में वो एक तरीके से कंपटीशन में अच्छा खासा पूछा जाता है उस पर बेस्ड, और उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो एक आइडिया दे रहा हूँ। हालांकि वो अभी आपके एग्जाम के हिसाब से वो दुरुस्त नहीं है, उस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मैं बता रहा हूँ कि अगर बी स्क्वायर मैट्रिक्स होता जिसका इनवर्स निकलने वाला होता, देन अगर एक्स पूछता, तो हम कह रहे हैं कि बी नोन है, सी नोन है, एक्स पूछा जा रहा है, तो एक्स निकालने के लिए बी हटाना पड़ेगा। और बी हटेगा कैसे, तो इसमें अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं बी इनवर्स से, तो इधर एक्स बी के साथ बी इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, तो इधर सी इंटू बी इनवर्स आ जाएगा। अब बी इंटू बी इनवर्स तो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी से एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स इक्वल टू सी इंटू बी इनवर्स। यानी कि हम क्या करते हैं कि बी का इनवर्स निकालते और उसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते सी से, तो यहाँ से हमें मैट्रिक्स एक्स मिल जाता। लेकिन ये मेथड तब लगाते कि बी स्क्वायर मैट्रिक्स होता और इन्वर्टेबल होता।
तो इन्वर्टेबल होता तो उसके इन्वर्स निकाल के यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, हमें x मिल जाता। फिलहाल यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो इन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं ऑब्वियसली, वो इस केस में तो अब ये वाला मेथड नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या करें कि x मैट्रिक्स एज्यूम करें, x मैट्रिक्स एज्यूम करें, एलिमेंट x y z u v w इस तरीके से, और देन हम दो मैट्रिसेस के इधर के मल्टीप्लाई करें और इक्वालिटी का कंसेप्ट लगा करके x के एलिमेंट निकालें। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि मैट्रिक्स x, मान लिया कि इसका ऑर्डर चेक करें भाई, मैट्रिक्स जब एज्यूम करने जाएंगे तो उसके ऑर्डर तो पता होना चाहिए। तो सपोज करिए कि यहाँ पे p इंटू क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो चूंकि इधर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और रिजल्ट भी हमें दिख रहा है 2/3। पता है कि मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होगा कि जब q इससे मैच करे, यानी कि एक बात समझ में आ गई कि ये इक्वेशन होल्ड करने के लिए मस्ट है कि q की वैल्यू 2 होना चाहिए, और जब 2 होगा तब तो ये मैच कर जाएगा। तो उस वक्त रिजल्ट आता है p इंटू 3 ऑर्डर का, चूंकि रिजल्ट 2 इंटू 3 का दे रखा है, इसका मतलब कि p की वैल्यू कितनी होगी 2। तो एक तरीके से x मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया कि वो एक 2/2 का मैट्रिक्स है। तो एक 2/2 का मैट्रिक्स मान ले रहे हैं x y और यहाँ पे a b, ये जस्ट हमने एज्यूम कर लिया। नाउ तो ये इसके बराबर तब होगा कि जब x प्लस 4y माइनस 7 हो एंड 2x प्लस 5y माइनस 8 के बराबर हो। पहले x y वाला ही सॉल्व कर ले रहे हैं, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, एज वेल एज तीसरा तीसरे के बराबर हो। तो तीसरा तीसरे के बराबर मीन्स 3x प्लस 6y बराबर हो -9 के। तो इन दो से xy निकाल ले रहे हैं और ये चेक करना पड़ेगा कि उसी xy पे ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो कैसे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो x वाला कट जाएगा, 8y माइनस 5y से 3y, और इधर -14 में 8 ऐड होगा तो माइनस का 6, तो इससे आ गया y की वैल्यू -2। y -2 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा। अब 1 और -2 रखने से चेक कर लें कि ये आ रहा है कि नहीं, तो ये होगा 3 और ये होगा -12 तो -9, यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इससे हमें आ गया कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 लेने पर ये x वाले टर्म इक्वल हो रहे हैं। इसी तरह से अब y वाले टर्म्स भी, ये b वाले a और b वाले टर्म भी इक्वल होना चाहिए, तो उनको भी फिर अब इक्वेशन सॉल्व कर लेना है। तो ये कब होल्ड करेगा तो यहाँ पे a प्लस 4b बराबर होना चाहिए 2 के, 2a प्लस 5b बराबर होना चाहिए 4 के, और 3a प्लस 6b बराबर होना चाहिए 6 के। तो अगेन इस 2 से a और b निकाल लेते हैं, तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a कट जाएगा, 8b में से 5b घटेगा तो ये हो जाएगा 3b, और 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 0, तो इससे आ गया b की वैल्यू 0, और b 0 रखेंगे तो a की वैल्यू 2, और b 0 a 2 पे ये होल्ड कर रहा है कि नहीं, तो 0 और इधर 6 बराबर 6 हो रहा है। इसका मतलब कि ये a और b की भी वैल्यू आ गई, तो इस तरह से a आ गया 2 और b कितना आ गया 0।
तो नाउ जो एक्स मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया था एज ए एक्स वाई और ए बी, अब ये वैल्यूज रख दें तो x की जगह पे 1, y की जगह पे -2 और a की जगह पे 2 और b की जगह 0, तो ये x मैट्रिक्स का आंसर हो गया। सही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि a ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो a स्क्वायर i के बराबर होने के लिए कौन सी कंडीशन लगेगी। तो भाई a स्क्वायर i के बराबर होने के लिए कंडीशन, तो जाहिर है कि ए स्क्वायर पहले निकाला जाए। ए स्क्वायर आएगा मैट्रिक्स ए से ए का मल्टीप्लाई करके, तो अल्फा गामा और बीटा माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा यहां बन जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो 0 हो गया। सेकेंड लाइन उठा के मल्टीप्लाई करें तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा 0, और यहाँ पे हो जाएगा गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, गामा बीटा और प्लस अल्फा स्क्वायर, जो कहा गया कि आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी कि 0 1 के बराबर होना चाहिए। अब ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर कब होगा कि जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू 1 हो। ये इक्वल है ही, ये इक्वल है ही, और यहाँ भी वही आ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1। इसका मतलब कि जिस वक्त ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब आपका मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो इससे आ गया कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कि सी इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक, कह रहा है कि मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक, देन ए मैट्रिक्स क्या होगा। तो ऐसे भी आगे के लिए ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक एज वेल एज एस्क्यू सिमेट्रिक हो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ही होता है। नल मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जो सिमेट्रिक की भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है एज वेल एज एस्क्यू सिमेट्रिक का भी। तो ये तो एज ए स्टेटमेंट आगे के लिए याद रखिएगा। यहाँ पे मैं इस बात को प्रूफ करके और देन बता दे रहा हूँ कि ये ए बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सुनिए, अगर कह रहा है कि ए इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि ए की जो ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक, तो एस्क्यू सिमेट्रिक अगर कह रहा है तो एस्क्यू सिमेट्रिक कब होता है कि जब ए की ट्रांसपोज माइनस ए होता है, यानी कि मैट्रिक्स ए इस तरह से है कि जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। अब जाहिर है कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना ये तब पॉसिबल है कि जब ए माइनस ए के बराबर हो, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें तो ए और माइनस ए दोनों बराबर होगा, तभी तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इससे आ गया कि 2a की वैल्यू 0, यानी कि a की वैल्यू 0 का मतलब कि वही नल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। तो ये तो अब यहाँ पे समझ में आ ही गया। साथ साथ अब इसको एज ए स्टेटमेंट भी याद रखिएगा कि सिर्फ नल मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि एज ए सिमेट्रिक में भी आता है और एस्क्यू सिमेट्रिक में भी आता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी बनते हैं। क्या है, कह रहा है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a कितना होगा। आई प्लस ए का क्यूब और माइनस का 7a मैट्रिक्स क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब एक बात सुनिए, अक्सर जो है बच्चे जैसे a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है, तो नंबर्स में अगर हम बात करें तो 1 मिनट पहले इसको बात करें, छोड़िए। जैसे अगर मैट्रिक्स a प्लस बी का स्क्वायर करना होता है तो बच्चों को पता है कि भाई के नंबर्स में हमें क्या होता है कि x प्लस वाई दो नंबर के सम का स्क्वायरिंग करते हैं, तो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरह से मैट्रिक्स a प्लस बी का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये टोटली रॉन्ग है। ये नंबर्स में काम करता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है कि a प्लस बी का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका वजह बता रहा हूं
भाई ए प्लस बी के स्क्वायर। और ये हमें कैसे ये यहाँ पे क्लिक किया कि भाई कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त आपको ये बताया गया कि a इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है, तो उस वक्त ये बात ध्यान में आ जानी चाहिए थी कि हम नॉर्मल नंबर्स की तरह सारे अलजेब्रा मैट्रिक्स में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नंबर में अगर ए बी और बी ए को तो सेम कर सकते हैं, लेकिन जब कहा गया कि ये डिफरेंट है तो ऑब्वियसली यहां से सारी कहानी चेंज हो जाएगी। तो जब ए प्लस बी का स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर का मतलब तो ये तय है कि ए प्लस बी से ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करना है। भाई दो मैट्रिक्स के जैसे कोई भी स्क्वायर का तो मतलब ही होता है कि उस क्वांटिटी को दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो इससे दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर, फिर ए से बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बी ए, और यहाँ बी इंटू बी हो जाएगा बी ए स्क्वायर। अब जब नंबर रहता था तो नंबर में ए बी और बी ए तो सेम होता था, लेकिन यहाँ पे जब डिफरेंट है तो ऑब्वियसली इन दोनों के बदले 2ab तो नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए a प्लस बी के स्क्वायर करने की जरूरत हो तो ये वाली बात याद रखिएगा कि a प्लस बी से दो बार मल्टीप्लाई करना है, ना कि आप ये नॉर्मल ये वाला अलजेब्रा लगा दें। है क्लियर? तो इसी तरह से अब i प्लस ए का क्यूब की जरूरत है, तो क्यूब का मतलब कि तीन बार मल्टीप्लाई करना, तो पहले दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। i प्लस ए का स्क्वायर ये आएगा कि i प्लस ए से मल्टीप्लाई किया जाए i प्लस ए का, और मल्टीप्लाई जैसे i से i हुआ तो i स्क्वायर यानी कि i, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ तो a, प्लस अगला a इंटू आई भी a, और प्लस a इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ये बन गया i प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कि इधर इतना लंबा समझा रहे थे, आ तो रहा है a प्लस बी स्क्वायर वाला ही रिजल्ट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में i इंटू ए या a इंटू आई वो दोनों तो इक्वल होते हैं, लेकिन अदर मैट्रिसेज में तो होते नहीं है। तो वही चीज समझाई जा रही थी, यहाँ इत्तफाकन वही a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है ठीक है। आगे ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो इसलिए ये ए और ए मिलकर के कितना हो गया, तो i प्लस 3a हो गया। ये तो पहला स्टेप हो गया i प्लस ए का स्क्वायर। अब i प्लस ए का क्यूब जब कहा जाए तो क्यूब का मतलब कि जो i प्लस ए स्क्वायर का रिजल्ट आया था उससे फिर i प्लस ए का मल्टीप्लाई करना, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो i से i हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई होकर के a हो गया, इससे मल्टीप्लाई होकर के 3a हो गया, और फिर यहाँ पे कितना हो गया तो 3a स्क्वायर। अगेन इसमें अप्लाई कर दें कि a स्क्वायर इज a, तो इस तरह से 3a और 3a और a मिलकर के कितना हुआ i प्लस 7a के बराबर हो गया। यह आया i प्लस a के क्यूब की वैल्यू, तो इससे i प्लस ए क्यूब और माइनस 7a कितना आया तो i के बराबर, यानी कि इसी 7a को इधर ले आए, तो इसका मतलब कि आपका रिजल्ट i के बराबर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स खत्म हो गया। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 से और इनफैक्ट एंड मिसलेनियस तक के सारे कंसेप्ट्स करा दिए गए, सारे आपके इसके एक्सरसाइजेज करा दिए गए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट, और कई सारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट के रेफरेंस में डिफाइन होती हैं, लाइक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर निकालना, या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, वो सब डिटर्मिनेंट के रेफरेंस में आता है। तो वो सारे टॉपिक चूंकि आपके एकेडमिक्स के लिए तो उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन कंपटीशन में उससे काफी क्वेश्चंस होते हैं, तो जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उसी को आगे एक्सटेंड कर देंगे, जिनमें मैट्रिक्स की ये सारी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस हो जाएंगी, कि ताकि आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पूरा काम चल जाए, सफिशिएंट हो जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट।